हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। और इसका एक पार्ट मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, जो न्यू व्यूवर हैं उनको जानकारी दे दूं कि इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टडी है वो हमारी सैन्य संगठन पर आधारित है। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी की जानकारी हम यहाँ से लेंगे। सल्तनत काल के शासन को सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। सेना में सर्वाधिक महत्व घुड़सवारों का था। इसके अतिरिक्त सेना में हस्ती दल मतलब कि हाथी दल तथा पैदल सेना भी होती थी। सेना विभाग का प्रधान RHA मुमालिक होता है। तो RHA मुमालिक पर प्रश्न बनता है कि ये किस विभाग से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रांतों में इसी के समान प्रांतीय RH भी होते थे। ये लोग सेना के संगठन, संचालन, अनुशासन, नियंत्रण आदि की व्यवस्था करते थे। सेना में कभी कभी नगद वेतन दिया जाता था, परंतु सैनिक पदाधिकारियों को बहुधा जागीर दी जाती थी। सेना में जो सैनिक भर्ती किए जाते थे उनका और उनके अश्व का विवरण लिखा जाता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा चलाई। सैनिकों को आराम से खाने पहनने के लिए पर्याप्त वेतन मिलता था और उनमें युद्ध के समय लूट के सामान, जिसे खम्स कहा जाता था, में से 4/5 भाग वितरित किया जाता था, जबकि 1/5 भाग शाही कोष में जाता था। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खम्स किसे कहा जाता था, तो युद्ध के लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। और इसमें वितरण कितना होता था और शाही कोष में कितना जाता था, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेना में बाबर के आने से पूर्व तोप नहीं थे, केवल पत्थर फेंकने वाली मशीनें थीं। कुछ सुल्तान सेना को चुस्त रखने के लिए शिकार खेलने जाते थे। इसकी प्रथा बलबन ने आरंभ की। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। सल्तनत काल में 4 प्रकार के सैनिक होते थे और सुल्तान के 4 नियुक्त सैनिक खास खेल कहलाते थे। दूसरे प्रकार के सैनिक प्रांतीय सेना में भर्ती होते थे। तीसरे प्रकार के सैनिक युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती होते थे। चौथे प्रकार के सैनिक मुस्लिम स्वयंसेवक थे जो काफिरों से अवैतनिक युद्ध करते थे। तो ये 4 प्रकार के सैनिकों का यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। हश्म ए कल्ब यानी केंद्रीय सेना सुल्तान की सेना थी। हश्म ए अतरफ प्रांतपतियों की सेना को कहा जाता था, यानी जो प्रांतों में होती थी उन्हें कहा जाता था। मंगोल सेना की वर्गीकरण पद्धति दशमलव प्रणाली को ही सल्तनत काल में अपनाया गया। न्याय विभाग देखते हैं। यहाँ पे है न्याय विभाग। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं और वो स्रोत के नाम हैं कुरान, हदीस, इजमा तथा कयास। तो कभी कभी नाम पूछ लेता है कौन कौन से स्रोत हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम कानून का सर प्रमुख स्रोत कुरान है। हदीस में पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है।
इस्लामी कानून की व्यवस्था करने वाले विधिवेत्ता मुजतहिद कहलाते थे। तो मुजतहिद पर भी प्रश्न बनता है, किसे कहा जाता था? तो ये था इस्लामी कानूनों की व्यवस्था करने वाले विधिवेत्ता, जिनको विधि का ज्ञान है। मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता था। कानून के इस स्रोत को इज्मा कहते थे। कयास अर्थात तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या। सल्तनत काल में कानून को लागू करने के तरीके इस प्रकार हैं। तो ये तरीके दिए गए हैं। नंबर 1 है तरीका, तो यहाँ पर नंबर 1 तरीका दिया गया है। ये कानून मुसलमानों के ऊपर ही लागू होते थे, परंतु व्यापार आदि के मामले में मुसलमानों तथा गैर मुसलमानों दोनों पर समान रूप से लागू होते थे। देश का कानून। मुसलमान सुल्तान द्वारा शासित देश में उक्त देश के स्थानीय कानून का आदर किया जाता था। फौजदारी कानून। यह कानून हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बराबर था। गैर मुसलमान का धार्मिक तथा व्यक्तिगत कानून। दिल्ली सल्तनत हिंदुओं के सामाजिक मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करती थी और उनके मुकदमों का निर्णय पंचायतों में पंडित तथा विद्वानों द्वारा किया जाता था। दिल्ली सुल्तान मुकदमों का निर्णय काजियों और मुफ्तियों की सहायता से करता था। प्रांतीय गवर्नर भी इसी के अनुरूप न्याय करते थे। काजी और मुफ्ती दोनों ही कानून विशेषज्ञ थे। प्रांतीय शासन देखते हैं। प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था, मतलब उसी की तरह था, उसी का रूप था। प्रांतीय पतियों को वली, नाजिम या नायक कहा जाता था। तो नायक पर क्वेश्चन बना हुआ है नेट में। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ओल्ड पेपर और नहीं सॉल्व किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और उसमें आपको नेट के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। प्रांतपति सुल्तान की तरह प्रांतीय क्षेत्रों में शासन की सभी शक्तियों का केंद्र होता था। उनकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। ख्वाजा। यह वित्तीय मामलों में वली की सहायता करता था। वजीर की सिफारिश के आधार पर ही सुल्तान ख्वाजा को नियुक्त करता था। 14वीं शताब्दी में सल्तनत के विस्तार के साथ प्रांतों को जिलों में बांटा गया, जिन्हें शिक कहा जाता था। तो शिक पर भी प्रश्न बनता है, शिक किसे कहा जाता है? तो प्रांतों को जब जिले में बांटा गया तो उसे शिक कहा गया। शिक जिले का अध्यक्ष शिकदार कहलाता था। जो इस पर शिक पर शासन करता था वो सिकदार कहलाता था। जिलों को परगनों में बांटा गया और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो सबसे छोटी इकाई भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ग्राम का शासन कार्य चलाने के लिए एक मुकद्दम, खुद और चौधरी होते थे। 3 लोग शामिल थे, मुकद्दम, खुद और चौधरी, जो कि ग्राम के शासन कार्य को चलाते थे। परगने। कई गांवों से मिलकर परगना बनता था। इब्न बतूता ने सदी अर्थात 100 गांवों के समूह का शासन की इकाई के रूप में उल्लेख किया है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता ने इसे सदी कहा है, जिसका मतलब था 100 गांवों का समूह। कृषि व्यवस्था देख लेते हैं। कृषि व्यवस्था तथा भू व्यवस्था। तो अक्ता अर्थात हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को बांटा जाता था, परंतु वे उस भूखंड के मालिक नहीं थे, वरन केवल उसके लगान का ही उपयोग कर सकते थे। अक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुक्ता, अमीर,
तथा कभी कभी मालिक भी कहा जाता था। इसका आरंभ भारत में मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया तथा इल्तुतमिश ने इसे संस्थागत रूप दिया। बलबन के काल में मुक्ता के साथ ख्वाजा की नियुक्ति की गई। खालसा भूमि, तो ये भी नेट पीजीटी दोनों के ही ओल्ड पेपर में मिला है खालसा भूमि पे प्रश्न। और जैसा कि मैंने बताया अभी नेट के बारे में, वैसे ही अगर आप पीजीटी और टीजीटी के पेपर्स ओल्ड पेपर्स ढूंढ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है पीजीटी टीजीटी के नाम से और उसमें आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि आपको जो है हिस्ट्री से रिलेटेड ओल्ड पेपर ही प्रोवाइड करूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, खालसा भूमि पर थे हम। वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान की ओर से होता था और जिससे प्राप्त होने वाली आय केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रहती थी। अनुदान भूमि। सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड ने अनुदान कहा है, यानी सुल्तान के अधिकार क्षेत्र से मुक्त था, उसका कोई भी उस पर प्रभाव नहीं था। यह अनुदान मिल्क यानी राजा द्वारा प्राप्त वक्फ धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि तथा इनाम यानी पेंशन भी थे। इस प्रकार की भूमि पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुधारों के अंतर्गत जहां तक हो सका इस भूमि को राज्य के लिए प्राप्त करने का प्रयत्न किया और इस प्रकार की प्राचीन परंपरा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। तो किसने इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया? तो ये प्रयत्न किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है गियासुद्दीन तुगलक के काल में ये भूमियाँ लौटा दी गई। फिरोज शाह तुगलक के समय में भी पहले दिए गए अनुदानों को पुनः प्रारंभ करने और इसके पुष्टिकरण के प्रमाण मिले हैं। ज़कात देखते हैं। ज़कात ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कई अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे पशु कर, निर्यात कर अर्थात व्यापारिक वस्तुओं की चुंगी, सोने चांदी के कर एवं भूमि कर। तो ज़कात की वसूली बलपूर्वक करना धर्म विरुद्ध था। यह उपार्जित आय का 2.5% होता था। जितनी आय है उसका 2.5% लिया जाता था। इसे सदका के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अदर नेम जो है वो है सदका और केवल मुसलमानों से ही लिया जाता था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किन से वसूल होता था? तो ज़कात की वसूली होती थी मुसलमानों से और इसे सदका कहा जाता था। नेक्स्ट है जजिया कर। मुस्लिम सरकार गैर मुसलमानों की संपत्ति तथा सामान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने के लिए बदले में जजिया नामक कर की वसूली करती थी। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि गैर मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था? तो जजिया कर वसूल होता था। महिलाएं, बच्चे, साधु, भिक्षुक इस कर से मुक्त थे। किस कर से? तो जजिया के कर से। ब्राह्मणों को संभवतः पुरोहित वर्ग के अंतर्गत मानकर इस कर से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों को भी जजिया देना अनिवार्य किया। ये एक अपवाद की तरह है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो किसने ब्राह्मणों को जजिया देना अनिवार्य कर दिया था? तो फिरोज तुगलक ने पहली बार किया था, इसलिए इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनते रहते हैं। खराज गैर मुसलमानों पर लगाया गया भू राजस्व था। खराज देने वाली भूमि को यदि मुसलमान जोतता था तो उससे खराज लिया जाता था। भूमि कर प्रायः उपज के 2/3 से कम तथा 1/2 से अधिक नहीं लिया जाता था। तो गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था ये और भू राजस्व था, ये थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं खम्स।
वस्तुतः यह लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। लूट का 4/5 भाग सैनिक में बांटा जाता था, 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग ही सैनिकों में बांटा। उस्र भूमि की उपज पर लिया जाने वाला कर था। यह केवल मुस्लिम भूमि घरों से वसूल किया जाता था। यहाँ विभाग दिए गए हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। विभिन्न सुल्तानों द्वारा स्थापित कुछ नवीन विभाग या अधिकारी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तक राज की स्थापना हुई थी। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि दीवाने रियासत की स्थापना या दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने इस्तकहाक, तो ये स्थापित हुआ था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और दीवाने अमीर कोही, तो दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित हुआ था। दीवाने बंदगान लोक निर्माण विभाग और दीवाने खैरात की। राजस्व प्रणाली पे आ जाते हैं। राजस्व प्रणाली तुर्की सुल्तानों की आर्थिक नीति हनीफ विचारधारा पर आधारित थी। बटाई, तो किस विचारधारा पर? तो हनीफ विचारधारा थी। बटाई यह एक प्रकार से लगान निश्चित करने की प्रणाली थी जिसमें राज्य अथवा राजप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से पैदावार में अपना हिस्सा मांग सकते थे। प्रमुखतः 2 प्रकार के सरकारी भाग लिया जाता था। सबसे पहला है, एक तो फसल तैयार होने के समय अधिकारियों को भेजा जाता था ताकि वह जमीन की पैदावार का मूल्य निर्धारित करने के बाद सरकारी करों का निर्धारण करता। दूसरा तैयार फसल को नाप तौल करने के बाद उसके आधार पर सरकारी करों को मांगना। इस प्रणाली के विविध नाम दिए गए हैं, जैसे कि बटाई, किस्त ए गल्ला बख्शी अथवा हासिल। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। तो खेत बटाई देखते हैं। खेत बटाई खड़ी फसलों से अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकारी हिस्सा खेत बांटकर निर्धारित करना खेत बटाई था। लंक बटाई खेत काटने के बाद किसान फसल को खलिहान में लाता था। यहाँ अनाज में से भूसा अलग निकाले बिना उसका राज्य व किसान में हिस्सा बांटा जाता था। इसे लंक बटाई का नाम दिया गया। और रास बटाई, इसका अभिप्राय अनाज से भूसी अलग करने के पश्चात लगान का हिस्सा निर्धारित करना होता था। तो ये 3 बटाइयाँ दी गई है। लगान निर्धारित करने की एक मिश्रित प्रणाली भी थी जिसे मुक्ताई, ध्यान रखिए, मुक्ताई कहते थे। कर निर्धारण का तीसरा तरीका नाप जोख या मसाहत पर भी क्वेश्चन बनता है। मसाहत था। इस प्रणाली में भूमि के क्षेत्र के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। सल्तनत काल में इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने पुनर्जीवित किया, यानी फिर से स्थापित किया था। बलबन के समय खालसा भूमि की देखभाल के लिए शिकदार की नियुक्ति की जाती थी। गियासुद्दीन तुगलक ने सिंहासन पर बैठने के बाद ही अलाउद्दीन की भूमि संबंधी नीति को त्याग दिया। उसने भूमि की पड़ताल कराने की प्रथा भी त्याग दी। नस्क प्रथा देख लेते हैं। नस्क पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। नस्क अर्थात जमीन की पैदावार को मोटे तौर पर आंकना। सुल्तान फिरोज के शासनकाल में अख्ता भू राजस्व प्रणाली का पुनः मूलाधार बना। फिरोज ने आदेश दिया कि भू राजस्व तथा जजिया को मुख्यतः बटाई के अनुसार वसूल किया जाए। अकाल में किसान से जबरदस्ती लगान वसूली निषिद्ध था। सैयद सुल्तानों ने भी अख्ता प्रणाली को अपनाया था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्व प्रणाली की समाप्ति होती है और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सल्तनत कालीन स्थापत्य और कला की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल हम इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। ये है डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट जो मैं आपको वॉच करा रही हूँ। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें जाकर आप देख सकते हैं। हमने प्राचीन काल के इतिहास से स्टार्ट किया था और यहाँ पर भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि यहाँ पर दिए गए हैं और सीक्वेंस वाइज स्टडी चल रही है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए। उसके बाद जो पैरेलल में है वो स्टडी में जारी रखिए। वैसे मैं बता दूं कि पूरे दिन भर में मैं 3 वीडियो अपलोड करती हूं। एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, दूसरा नेट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड पेपर से रिलेटेड है, दूसरा हो गया, और तीसरा ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो कि 4 to 5 o'clock में प्रोवाइड करती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए, अगर इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।